अच्छा, आज हमने थ्योरी करनी है। 5 सवाल जो रह गए हैं वो आपने खुद करने हैं बजटिंग के। मैंने आपको मैसेज पहले क्लास में भी बता दिया था, लेकिन पता नहीं अब आपको पता है कि नहीं पता। लास्ट क्लास जब हुई थी तो मैंने आपसे कहा था बजटिंग के 5 क्वेश्चन रहते हैं, और वो पांचों के पांचों जो भी 4-5 जितने रहते हैं वो अब आपने खुद करने हैं। तो सैटरडे को या फ्राइडे को किसी भी दिन टेस्ट हो जाएगा आपका बजटिंग प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। अच्छा, तो तैयारी शारी करें। बजटिंग में आना ही मेन है, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस और कैश बजट। जी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का टेस्ट नहीं हुआ? हाँ, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का भी लेते हैं अगली दफा। याद करवाना है आपने अगले टेस्ट में, क्योंकि बजट तो बजटिंग के साथ नहीं होगा, क्योंकि फिर वो, हाँ जी, ज्यादा हो जाएगा। या मैं उन्हें कहता हूँ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऐड कर लें। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 2 टेस्ट हो गए हुए हैं शायद, एक हुआ है लेकिन उसमें है जी। हाँ, लेकिन वो बजटिंग अब जरूरी है ज्यादा। अच्छा, आ जाए जनाब। हमने आज बजटिंग को कंप्लीट करना है थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से, तो किताब निकाल लें। किताब आपके पास होनी चाहिए। तो बजटिंग में अगर हम आते हैं तो बजटिंग में थ्योरी के क्या एस्पेक्ट्स हैं या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि जी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में इंट्रोडक्शन टू बजटिंग, इसमें हमने ये डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो ये फ्लो चार्ट भी चाहे आप बना लें कॉपी पे, ताकि आपको याद रह जाए कौन सी चीज किसके अंडर है। दूसरा, आपको नींद ना आए, अटेंटिव हो जाए। आज जरा थ्योरेटिकल डिस्कशन ही है। तो जितने क्वेश्चन आप बजटिंग के न्यूमेरिकल रह गए हैं वो आपकी होम असाइनमेंट है। तो हाँ जी, तो इंट्रोडक्शन टू बजटिंग में हमने बजटिंग की डेफिनेशन की थी। बजटिंग का पर्पस किया था जी। बजटिंग का पर्पस था प्लानिंग, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, रिसोर्स एलोकेशन और डिसीजन मेकिंग। 5 मकासद थे बजटिंग के। उसके बाद बजटिंग प्रोसेस को प्रॉपरली स्मूथली चलाने के लिए एलिमेंट्स क्या थे, उसके अलावा बजट बनाने की स्टेजेस क्या थी, ये हम डिस्कस कराए हुए हैं। ये नोट्स के शुरू लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में था। इसके बाद जब हम आगे आए तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के बाद, और बल्कि आखिरी एक चीज थी सॉरी इसमें, हायरार्की या सीक्वेंस ऑफ द बजट्स। इससे आगे हमने न्यूमेरिकल शुरू कर लिया था। ये हम डिस्कस कराए हुए हैं। इनमें से सिर्फ आपको पर्पस को याद करना है, बाकी या स्टेजेस याद होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज के लिए, वो भी एमसीक्यूज के लिए पर्पस और स्टेजेस आपको रटी होनी चाहिए, हेडिंग्स। बाकी अंदर वाली डिटेल आपको याद करने की जरूरत, याद आपने अगर करनी है तो हेडिंग्स ही याद करनी है, हेड्स। मेन जो टाइटल हेडिंग होती है किसी भी चीज की, तो मसलन जो आपको, जिसको आप रट्टा कह सकते हैं कि अगर लगाना है, तो इसमें पर्पस ऑफ बजटिंग की हेडिंग, हाँ ठीक है, पर्पस ऑफ हेडिंग, पर्पस ऑफ बजटिंग की और स्टेजेस की। इसके बाद आगे जब हम चलते हैं तो इसके बाद हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 जो था वो न्यूमेरिकल ही था सारा। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 था प्रिपरेशन ऑफ बजट्स। तो इसमें सारे वो फंक्शनल बजट्स भी कहते हैं उन्हें। तो प्रिपरेशन ऑफ बजट्स, ये वो सारी जो हम वर्किंग नहीं करते, तो मैंने वो आपको जो करवाया था, क्या कहते हैं उसको, हायरार्की। उसके मुताबिक हमने सेल बजट सीखा, प्रोडक्शन बजट सीखा, मटेरियल का यूजेज और परचेज बजट सीखा, लेबर बजट सीखा, ओवरहेड बजट सीखा, प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट सीखा, सेलिंग एडमिन का बजट सीखा, और उसके अलावा इन्वेंट्री, इनकम स्टेटमेंट बजटेड,
कैश बजट, सब कुछ हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बजटिंग में करके आए हैं वो प्राइमरीली ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 ही था मेन। लेकिन इस 2 के साथ हमने जब किया ना तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 भी कवर कर लिया, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव आगे मैं बताता हूँ आपको। थ्री भी कवर कर लिया, बजटेड इनकम स्टेटमेंट। इसी के साथ हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 भी कवर कर लिया। बजटेड इनकम स्टेटमेंट एक अलहदा टॉपिक के तौर पे मैंने कराया हुआ है, उसमें फॉर्मेट शॉर्मेट बताया हुआ है। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 था, ये हम कर रहे हैं। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 मेरा ख्याल है कैश बजट है। हाँ जी, जी ठीक है। कैश बजट जो था वो हमारा कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, मेरा ख्याल है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5। हाँ जी, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 है, और ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 है, कैश बजट। जी अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 जो है वो हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा, बजटिंग अप्रोचेस, लेकिन प्रॉपरली आज इसको कंप्लीट करेंगे। बजटिंग अप्रोचेस, कैश बजट में भी थोड़ी सी थ्योरी है जो आपको याद करनी है। बजटिंग अप्रोचेस में हमारे पास 3-4 अप्रोचेस हैं। एक को बोलते हैं इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच, एक को कहते हैं जीरो बेस्ड। चलो ये हम करते हैं डिस्कस। बजटिंग अप्रोचेस, बजटिंग अप्रोचेस के बाद आगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 में, बल्कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 तो कैश बजट है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 जो है फोरकास्टिंग, ये भी एमसीक्यूज के लिए है। फोरकास्टिंग, ये लेंगे, तो ये थ्योरी है, ये थ्योरी है एमसीक्यूज में। इधर से कैश बजट में भी थोड़ी सी थ्योरी है। जी, कैश बजट की थ्योरी पहले डिस्कस कर लेते हैं जरा, क्योंकि हमने रिसेंटली कैश बजट किया है। हेडिंग के अंदर वाला मटेरियल आपको वहां पे लॉन्ग वैसे तो आने नहीं कि वो आपसे लिखवा दे सीधा सीधा, बेटा वो एमसीक्यूज के लिए होगा और या सिनेरियो से लिंक्ड होगा। इनमें से कितने लोग नहीं आए लास्ट क्लास में? कोई हैं जो लास्ट क्लास में नहीं थे? लास्ट क्लास हमारी कब हुई है? फ्राइडे को। कौन से हैं, क्या नाम है? हाफिज साहब कौन है? जी, आप किधर आए भाईजान? कौन सी क्लास है जिसमें आप आए? पिछली 3-4 क्लासेस में नहीं आए। रिजल्ट भी बहुत देर का आया हुआ है। आप रजिस्टर्ड हैं? इन्होंने फीस जमा कराई हुई है पूरी? है जी, फीस का भी कोई इशू नहीं है, तो फिर आप पढ़ते क्यों नहीं? क्या मसला है आपको? लाहौर में रहने वाले हैं कि लाहौर से बाहर के हैं? इनके घर से बुलाए, चलो जाओ शाबाश, अबू को लेके आओ, चलो शाबाश। नहीं, ऑनलाइन ही मैं मानता, ऑनलाइन इसका अकाउंट लॉगिन चेक करो, आईडी शाइडी इसका लेके जाए, कितने परसेंट वीडियो लेक्चर अटेंड किए, इनके अबू को बुलाएं। मजाक बनाया, पार्क समझे इन्होंने को। और कौन नहीं आया था लास्ट क्लास में? पार्क थोड़ी है यार, जब दिल चाह मुंह उठा के आ गए। जी शाबाश, जाए। नहीं, अब्बू को लेके आए भाई, अब्बू को आएंगे तो बात चलेगी ना। मैं कम अब्बू से कम मानते नहीं बात। बाहर होते कोई नहीं, अम्मी नु लाया, चल शाबाश निकल। किसे गार्डियन नु लेके आओ पानी ना।
तू बच्चा चुना का है, तेनों नहीं पता क्लासा पढ़नी है, फीसा जमा कराई ने, अबू किधर होते हैं बाहर, इंग्लैंड होते हैं, तो मतलब पाउंड आ रहा है, इस वास्ते नहीं पढ़ता पाया। चलो चलो जाओ लेकर आओ, शाबाश। ना एक चांस भी नहीं, सॉरी, मजाक बनाया हुआ है ना क्लास को ना, तौबा सॉरी। चलो शाबाश, ले जा इसको। ना ना, तो इसका मतलब है फनकारियां लाइया, कारां भी गोली कराई होनी है कि मेरे इन्ने पेपर रहंदे ने ते पेपर तुम्हारे शायद ज्यादा हो। चलो शाबाश जाओ, क्योंकि आप तो आए नहीं बेटा, आपने मेरा रिजल्ट खराब करना है फिर। ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ कहना समझ कोई नहीं आ रही सर दी है। एक तो रेगुलर आप नहीं आना, तो फिर बदनाम उस्ताद नु करना है जी। जाओ शाबाश, घर से किसी को लेके आए। इनके कोई और सब्जेक्ट भी हैं यहाँ कॉलेज में, जरा वहां जाके लॉगिन से पता करें, किसी क्लास में नहीं बैठने देना इन्हें, वो इनके वालिद को बुलवाएं जी। शाबाश। कौन है सैयद अली हसन? हाँ भाई, तुम्हें क्या मसला था, केड़ी तबीयत खराब? ठीक है, फिर मैं नीति आत्मा रोलनी है, फिर बाद तुसी रोना है। आप लोगों ने इसको मजाक बनाया हुआ है, ये फिजिकल वालों की सबकी एक्सरसाइज खत्म कराए, उन्हें कहीं बंद करें इनकी एक्सरसाइज, इन्होंने फिजिकल ही रहने दो बस, पढ़न आके। सारे जो बच्चे फिजिकल में रजिस्टर्ड है उनकी, हाँ ऑनलाइन में है जो, उनको ऑनलाइन दे, उन्होंने फिजिकल में पढ़न दे हुए थे, इतने की लैन आते हैं। फिर मजाक बनाया हुआ है क्लास को ऐसे जैसे को पार्क है यार, कभी 4 बैठे ने, कभी 2 बैठे ने, कभी एक बैठा है, कभी एक भी नहीं है। चलो लगाओ जल्दी लगाओ, ठीक है बस, अब और किसी को क्या कहें अब, हो गई हाजिरी सबकी। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। हाँ जी, ਤੇ ऑनलाइन वाले ਦੀ भी एक्सेस बंद करो, टेस्ट टूस्ट कोई नहीं देंगे। हाँ जी, ये जितने भी फिजिकल वाले हैं, ये ऑनलाइन में मुझे नजर ना आए आइंदा। फिजिकल वाले फिजिकल च पढ़न आके चुप करके, जब तक आपको रिकॉर्डिंग नहीं दी जा रही, जब तक मैं ऑफ ना करूँ, ताड़ी की जरूरत है कि तुम छुट्टी मारो। आपने हमारे मुताबिक चलना है, अपने आपके मुताबिक थोड़ी चलना है बच्चों, तो हमें समझ नहीं आती। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि बजटिंग के इंट्रोडक्शन की थ्योरी हम कवर कर चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ बजट में न्यूमेरिकल है ये हम कर चुके हैं। बजटेड बीमार हो जाते हैं, एक दिन च सही हो जाते हैं, एक दिन च बीमार हो जाते हैं। सैटरडे फ्राइडे ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ बस ਉਵੇਂ दिमागी तौर ਤੇ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ਜਿਹੜਾ छुट्टी मारता है। तो बजटेड इनकम स्टेटमेंट में न्यूमेरिकल हमने पढ़ा है, कैश बजट में थोड़ी सी थ्योरी है। आज जरा कैश बजट में देख ले, क्लास की पता नहीं चल रहा, सेटल डाउन ही नहीं हो रही, रोज चेहरे बदले, रोज चेहरे बदले। या तो वे ना 100 की क्लास है तो चलो पता नहीं चलता, ये तो गिनती जे दाने, तुसी 4 दाने ही हो, ते पता लग जाता केड़ा छुट्टी मार रहा है केड़ा छुट्टी नहीं मार रहा। मैं कहता हूँ ना, मैं कहूँ बदतमीजी ना करूँ, फिर पता नहीं की पढ़ते रहे हो यार तुसी। फॉर्म च भी जाके एवं ही तुसी छुट्टियां मारनियां ने, उत्थे भी गोलियां करानियां, फिर जलील होना उत्थे। अच्छा, ये कैश बजट के फंक्शंस हैं, फेल हो जाने बाद च फिर तुसी इतने जलील हो रहे हो, कितने हो रहा है, टाइम जाया करने 6 महीने अपने, अपना भी टाइम जाया करना है, तो दूसरे का भी टाइम जाया करना है, घर वाले के पैसे जाया करने ने। कैश बजट के क्या फंक्शंस हैं, ये एमसीक्यूज के लिए आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने इसकी हेडिंग याद करनी है जी।
वो कहता है जी कैश बजट से हमें क्या इसके फंक्शन कह दें या पर्पस कह दें, पर्पस ऑफ कैश बजट। पहला पर्पस इसका क्या है, पहला फंक्शन क्या है, ड्यू डेट आने से पहले हमें पता होता है कि हमें किस मौके पे कितना कैश रिक्वायर्ड है। जब कमिटमेंट्स आ जाए और आपके पास पैसे ना हो तो उससे आपके इदारे की रिप्यूट डैमेज होगी। तो पुअर रेपुटेशन से बचने के लिए, पुअर रेपुटेशन बचने से के लिए इदारा ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि मुझे किस महीने में कब कितना कैश चाहिए, ताकि अगर कैश की शॉर्टेज है तो आप अपने सप्लायर को वापस ना भेजें बल्कि कहीं से अरेंज करें पैसे। तो पहला मकसद क्या है, इसकी मदद से इदारा अपनी रिप्यूट को डैमेज होने से बचा सकता है। दूसरा, किन किन महीनों में इदारे के पास एक्सेस कैश है, उस एक्सेस कैश को इदारा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकता है या किसी भी सप्लायर को वक्त से पहले पेमेंट दे के डिस्काउंट ले सकता है उससे। तो आप उस एक्सेस कैश के यूजेज को प्लान कर सकते हैं। अगर आपके बैंक में बेकार पैसे पड़े रहते हैं तो बेकार पैसों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। क्या होती है, वो पैसे कहीं इन्वेस्ट होके हमें कमाई दे सकते थे, हम उनको कमाई पे यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हम अपने इदारे का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इदारा अपने पास पड़े हुए जरूरत से ज्यादा एक्सेस फंड्स को इसकी मदद से देख सकता है कि किस किस महीने में एक्सेस फंड होगा और उसको यूटिलाइज कर सकता है। उसके अलावा हमें अपनी कलेक्शन पॉलिसी में जो खामी है उसका पता चलता है। कलेक्शन किससे की जाती है, फ्रॉम डेटर्स। कुछ महीनों में कलेक्शन बहुत ज्यादा है, कुछ महीनों में कलेक्शन ना होने के बराबर है। ऐसे नहीं होना चाहिए। तभी तो हमारे सारे सवालों में उन्होंने क्या बताया होता है कि अगर आपने पैसे किस्तों में लेने हैं तो किस्तें भी डिसाइड करें अभी, कि जी महीने सेल वाले मंथ में हम आपसे 30% कलेक्ट करेंगे, अगले महीने में हम आपसे कितने कलेक्ट करेंगे, 40%। इस तरह कस्टमर को भी पता चल जाता है और आपके इदारे को भी पता चलता है। नहीं तो अगर कभी हर चक्कर, जैसे रियल लाइफ में होता है, हर चक्कर पे कस्टमर के पास जा रहे हैं, ना उसको पता है कितने पैसे लेने आया है, ना आपको पता है कि कितनी आप कलेक्शन कर सकते हैं, तो दोनों पार्टीज कंफ्यूज्ड है। तो वो कहता है तीसरा मकसद क्या है, हमें अपनी कलेक्शन पॉलिसी में जहां जहां खामी होती है उसका पता चलता है। चौथा, हम सीजनल फ्लक्चुएशन के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। जब सीजन इन होता है ना, जब सीजन इन होता है, जैसे शुगर इंडस्ट्री में है, गन्ने का जब सीजन इन होता है तो वह गन्ना परचेज कर करके रखी जा रहे होते हैं, जिस वजह से शुगर मिल को गन्ने के सीजन में कैश की शॉर्टेज होती है। लेकिन फिर उसके बाद क्या है, जब उस गन्ने से चीनी बनेगी और चीनी बन के बिकेगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कैश क्या होता जाता है, रिकवर होता जाता है। तो इदारे को, अगर आपका इदारा ऐसा है जिसकी सीजनल इम्पैक्ट है जिसके ऊपर, तो आप सीजनल रिक्वायरमेंट को भी उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सेस कैश है या कम कैश है या कब आपके पास पैसे आएंगे, उसके अलावा जिन जिन महीनों में पैसों की शॉर्टेज है वो भी पता चल जाता है। तो यानी काम की बात, जिन महीनों में शॉर्टेज है वो पता चलता है, जिन महीनों में एक्सेस फंड है वो पता चलता है। ड्यू डेट पर आके ये नहीं पता चलता कि हमारे पास पैसे नहीं है, बल्कि कमिटमेंट की जब भी ड्यू डेट आएगी आपको उससे पहले पता होता है कि हमारे पास पैसों की इस महीने में शॉर्टेज है और हमने इसके लिए बैंक से ओवरड्राफ्ट या कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करने हैं। तो आपने इसको जरा पढ़ लेना है। आल्दो ये बातें वही हैं जो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, तो इसमें बहुत टेक्निकल चीजें नहीं है, लेकिन वो आपको एमसीक्यूज में दे सकता है कि कैश बजट क्यों बनाया जाता है या उसके क्या मकसद है। तो कैश की शॉर्टेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, कैश के सरप्लस को इन्वेस्ट करने के लिए, अपनी कलेक्शन पॉलिसी में फॉल्ट को रिमूव करने के लिए, हाँ जी, अपनी इदारे की रिप्यूट को डैमेज होने से बचाने के लिए, ताकि जब कमिटमेंट की ड्यू डेट आए तो हम पे कर सकें। कैश बजट में बस यही थ्योरी है, बाकी थ्योरी कोई नहीं है। बाकी तो वो फिर सारा न्यूमेरिकल से रिलेटेड ही दिया हुआ है। आगे बजटिंग अप्रोचेस हमारा आज का मेन टॉपिक है पहला।
फिर फोरकास्टिंग पे आ जाएंगे। तो ये रट्टा नहीं लगाना, बस आपने इनको पढ़ना है। हाँ, जो रट्टा लगाना है वो अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज है तो वो आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। तो बजटिंग की अप्रोचेस में मैं पहले बता देता हूँ, बाद में फिर आके हम वहां नोट्स में से पढ़ लेते हैं। तो बजटिंग की जो अप्रोचेस है उनमें से न्यूमेरिकल एक ही अप्रोच पे आता है, बाकी किसी पे नहीं आता जी। बजटिंग की को 3-4 अप्रोचेस हैं। अप्रोचेस का मतलब होता है बजट बनाने के क्या स्टाइल है या किन तरीकों से बजट बनता है। तो पहली अप्रोच को कहते हैं इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच। क्या कहते हैं? इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच। इसी को ट्रेडिशनल बजटिंग अप्रोच भी कहते हैं। इसी को ट्रेडिशनल बजटिंग अप्रोच भी कहते हैं। इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच को ट्रेडिशनल बजटिंग अप्रोच भी कहते हैं जी। इसी को ट्रेडिशनल बजटिंग अप्रोच भी कहते हैं। हमने कहा था ये अप्रोच क्या होती है, आपको हर अप्रोच में 4 चीजें पता होनी चाहिए। ये अप्रोच क्या होती है, ये किन इदारों में सूटेबल है, कौन सी तरह के इदारे इसको ज्यादातर यूज करते हैं, इसके क्या फवायद हैं और इसके क्या नुकसानात हैं। ये 4 बातें आपको पता होनी चाहिए और नोट्स में भी ये चारों ही लिखी हुई हैं, इसी सीक्वेंस से लिखी होंगी चारों। हर अप्रोच में ये 4 बातें लिखी होंगी। तो ये नोट्स में मुझे नहीं पता अब आपके नोट्स में ये कौन सा पेज नंबर बनता है, 241। तो बजटिंग अप्रोचेस पेज 241 से शुरू हो रही है, जो नीचे प्रिंटेड है छोटा सा। तो पेज 241 से, तो उसमें पहली अप्रोच, और ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर है हमारा 4। तो इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच हमने कहा था ये क्या होती है कि कंपनी पिछले अकाउंटिंग पीरियड का एक्चुअल रिजल्ट्स पकड़ती है या पिछले पीरियड का बजटेड डाटा पकड़ती है। ज्यादातर वैसे एक्चुअल फिगर्स को पकड़ा जाता है और उनको इंक्रीज या डिक्रीज कर लिया जाता है। ज्यादातर इंक्रीज किया जाता है ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू वॉल्यूम, अगर कोई चेंजेस हो। तो जब भी आपने जितने न्यूमेरिकल किए हैं आई कैप के, जिसमें पिछले साल का डाटा वो आपको देता है और चेंजेस करके आप अगले साल की इनकम स्टेटमेंट या अगले साल का कैश बजट बना रहे होते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच है। तो इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच में लास्ट पीरियड के या लास्ट ईयर के एक्चुअल रिजल्ट्स को बेस किया जाता है और उसमें प्लस या माइनस चेंजेस की जाती हैं। और चेंजेस बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होती, माइनर सी चेंजेस होती हैं, इसीलिए उनको कहते हैं इंक्रीमेंटल। याद रखें, चेंज सिग्निफिकेंट हो उसको इंक्रीमेंटल चेंज नहीं कहते, उसको ड्रास्टिक चेंज कहते हैं। हमेशा चेंजेस 2 तरह की होती हैं, ये हमारी वो MFA के मैनेजेरियल पोर्शन की टर्म है, ये हमारी फाइनेंस पोर्शन की टर्म नहीं है। पिछले पीरियड से अगले पीरियड में अगर चेंज माइनर सी चेंज है तो उसको क्या बोला जाता है, इंक्रीमेंटल चेंज। और अगर पिछले पीरियड से अगले पीरियड में सिग्निफिकेंट चेंज हो तो उसको कहा जाता है ड्रास्टिक चेंज। क्या कहते हैं उसको? ड्रास्टिक या ड्रामेटिक चेंज भी कहते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट चेंज को ड्रास्टिक चेंज और माइनर सी चेंजेस को 2%, 3%, 5%, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल बजटिंग में जो आप ये चेंजेस लाते हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होती, माइनर सी होती है, ठीक है। ये मेथड किन इदारों के लिए सूटेबल था, मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच उन इदारों के लिए सूटेबल है जिनका एक्सटर्नल मार्केट में इंडस्ट्री या इन्वायरमेंट स्टेबल हो। जिन इदारों का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या हो, या पब्लिक सेक्टर इदारे जहां पर वर्कफोर्स बहुत मेहनत नहीं कर सकती बजट बनाने में, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स, इवन गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बजट
वो इंक्रीमेंटल बजटिंग अप्रोच से ही बनता है ज्यादातर। आल्दो बनना नहीं चाहिए, लेकिन बनता इसी अप्रोच से, क्योंकि वहां पे लोग इतनी मेहनत करके बजट बनाने के आदी नहीं होते, काम नहीं करना चाहते ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पब्लिक सेक्टर इदारों के लिए ज्यादा सूटेबल कौन सा है, तो वो इंक्रीमेंटल सूटेबल नहीं है, ज्यादा सूटेबल कोई और है। लेकिन मोस्टली जो यूज होता है वो इंक्रीमेंटल है। अब वहां सवाल ध्यान से पढ़ना है, पब्लिक सेक्टर इदारों में मोस्टली यूज कौन सा होता है, और वैसे यूज या बेहतर कौन सा है। बेहतर ये वाला नहीं है, पब्लिक सेक्टर के लिए जो बेहतर है वो अगला है, जीरो बेस्ड। कौन सा? जीरो बेस्ड। लेकिन यूज ज्यादातर कौन सा होता है? इंक्रीमेंटल, क्योंकि वहां पे लोग काम करने से उकताते हैं। पब्लिक सेक्टर इदारों में काम चोर टाइप होते हैं, इसीलिए इदारा गवर्नमेंट कहती है चलो कुछ तो करे ना, बजटिंग में कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके फवायद क्या है और इसके नुकसानात क्या हैं? तो इसमें बजट आपको जल्दी बन जाता है, रेडीमेड पिछला बजट मौजूद होता है। लेकिन इसके नुकसान ये थे कि पिछले साल के बजट में अगर कोई फ्लॉ है, कोई खामी है, कोई स्लैक है, कोई इनएफिशिएंसी है, तो वो अगले पीरियड में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। और ये वेस्टफुल स्पेंडिंग को प्रमोट करता है, क्योंकि जितना पिछले साल बजट मिला है वो पूरा खत्म होगा तो अगले साल उससे ज्यादा मिलना है। अगर पिछले साल का बजट कोई बच गया तो अगले साल डिपार्टमेंट्स को या इदारे की तरफ से पैसे क्या एलोकेट होंगे? कम रिसोर्सेज एलोकेट होंगे। तो इंक्रीमेंटल बजटिंग में पिछले साल से अगले साल हमेशा ज्यादा फंड्स ही डिमांड करने होते हैं डिपार्टमेंट्स ने, इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि पिछले साल अगर कोई पैसे बच भी रहे हो तो वो नहीं बचाते, वेस्टफुल अननेसेसरी स्पेंडिंग की जाती है। तो इसको हम अगर नोट्स में से पढ़ें तो वहां जरा इंग्लिश अल्फाज में लिखा हुआ है जी। तो मैंने काम की बात बता दी है कि इंक्रीमेंटल बजटिंग में पिछले साल के बजट को बेस बना के अगले साल का बजट तय किया जाता है। अच्छा, लेकिन मैं अभी इसका थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। वैसे थ्योरेटिकल भी मैंने वैसे इसका पहले पढ़ा दिया हुआ है जी। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी गैप बहुत आ चुका है। तो उसने इसकी डेफिनेशन बताई है, वो डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि अगले पीरियड का बजट बनाना है तो पिछले पीरियड की एक्चुअल फिगर्स में चेंजेस करो। किन इदारों में ये ज्यादा सूटेबल है, इटैलिक में मैंने लिखा हुआ है। जिन इदारों का इन्वायरमेंट क्या है, स्टेबल है। और ज्यादातर ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? पब्लिक सेक्टर में, हालांकि वहां इसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। फायदा क्या है? आसान तरीका है बजट बनाने का, जल्दी बन जाएगा, इजी अप्रोच है, स्टेबल इन्वायरमेंट के लिए रिलायबल फिगर्स होती हैं तो आप आराम से बना लेते हैं। किसी किस्म की कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सर्च करने की जरूरत नहीं होती। नुकसान क्या है? बजटरी स्लैक, मैंने बताया था, रेवेन्यू के टारगेट्स को जानबूझ के कम बताना और कॉस्ट के टारगेट्स को जानबूझ के ज्यादा बताना, इसको कहते हैं बजटरी स्लैग। अगर पिछले पीरियड के बजट में स्लैग था तो वो अगले पीरियड में बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? ट्रांसफर, क्योंकि हमने पिछले साल की फिगर्स को ही तो चेंज करना है, चाहे बजट की कर लो चाहे किसकी चेंज कर लो, एक्चुअल फिगर। उसके अलावा वो तमाम एक्टिविटीज जिनका इदारे को फायदा नहीं होता वो कॉन्टिन्यूड रहती हैं, उनको खत्म नहीं किया जाता। अन इकोनॉमिक को मैं कहता हूँ नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज। मसलन उसने मिसाल दी है कि अगर इदारे के लिए रॉ मटेरियल परचेज करना सस्ता है तो इदारा परचेज नहीं करेगा, खुद ही बनाता रहेगा। खुद ही इंक्रीमेंटल अप्रोच पे ये सोचेंगे ही नहीं कि खुद बनाना फायदेमंद है या बाजार से लेना। उसके अलावा कितना इंक्रीज किया जाए पिछले साल के मुकाबले में, ग्रोथ या इन्फ्लेशन का रेट कितना होना चाहिए। मसलन आपने पिछले साल से वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ाना है, या प्राइस को, सेल प्राइस को पिछले साल से कितने परसेंट बढ़ाना है या कम करना है। ये इंक्रीज डिक्रीज का जो रेट है इसको तय करने में सब्जेक्टिविटी पाई जाती है, एक एस्टिमेट है और गलत हो सकता है। इंक्रीमेंटल अप्रोच के बाद जो दूसरी अप्रोच है उसको कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। सेकंड अप्रोच क्या है? जीरो बेस्ड बजटिंग ये कहती है
कि हर दफा जो बजट बनाना चाहिए उसके लिए पिछले पीरियड की फिगर्स को इस्तेमाल नहीं करना। एवरी टाइम बजट विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्क्रैच। एवरी टाइम बजट विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम जीरो बेस, फ्रॉम स्क्रैच। अकॉर्डिंग टू जीरो बेस बजटिंग, हर दफा बजट जो बनना है, एवरी टाइम बजट विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल शुरू से। पिछले साल का रेफरेंस अगर आपने रखना है तो अपने लिए रखें, लेकिन टॉप मैनेजमेंट के सामने कोई डिपार्टमेंट पिछले साल का रेफरेंस नहीं देगा, और आपके पिछले साल के बजट की बुनियाद पर अगले साल पैसे कम भी मिल सकते हैं, ज्यादा भी, बल्कि पिछले साल को एज अ रेफरेंस कंसीडर। ये नहीं आप कह सकते कि मुझे पिछले साल 5 लाख मिला था तो इस दफा आप 3 लाख क्यों दे रहे हैं। नहीं, वो टॉप मैनेजमेंट आपकी जस्टिफिकेशन देखेगी कि आप पैसों को कितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका डिपार्टमेंट तो कम इस्तेमाल, वेस्टफुल यूज कर रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट को अगली दफा पैसे कम मिलेंगे। अगर आपका इदारा, आपका डिपार्टमेंट इदारे की तरक्की में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है और एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं पैसों को, तो फिर आपको अगली दफा बजट में फंड्स क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो जीरो बेस्ड बजटिंग की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा बजटिंग अप्रोच या मेथड जिसमें हर दफा बजट बनाने वाला स्टाफ या डिपार्टमेंटल मैनेजर जो होते हैं, वो जब स्टार्ट करते हैं तो वो पिछले साल के बजट से शुरू नहीं करते, एक्चुअल से नहीं, बल्कि हर दफा स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये किन इदारों में सूटेबल है? ये किन इदारों में सूटेबल है? तो सूटेबिलिटी के हिसाब से जीरो बेस बजटिंग पब्लिक सेक्टर नॉन प्रॉफिट इदारों में, जहां वेस्टफुल स्पेंडिंग का कल्चर पहले ही बड़ा मौजूद होता है, ये वहां ज्यादा सूटेबल है। सूटेबल यूज नहीं करते वो इदारे। करते क्यों नहीं? क्योंकि मैं बता चुका हूं वो काम के हिसाब से सुस्त और लापरवाह होते हैं। तो ये वैसे सूटेबल किन इदारों में होता है? पब्लिक सेक्टर इदारों में, गवर्नमेंट के इदारे जो है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर सूटेबल है। इसी तरह एक प्रॉफिट मेकिंग इदारे में वो तमाम डिपार्टमेंट जहां पर ज्यादातर डिस्क्रिशनरी नेचर की, या वो जो किसी इदारे के सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं, किसी भी इदारे के कौन से डिपार्टमेंट्स? सर्विस डिपार्टमेंट्स इन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी ज्यादातर खर्चे डिस्क्रिशनरी नेचर की कॉस्ट होती हैं। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो मैनेजर के फैसले पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैनेजर फैसला करे तो खर्चे को अपनी मर्जी से कम कर सके, और चाहे तो खर्चा अपनी मर्जी से क्या कर ले, वो इदारे के प्रोडक्शन और सेल वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करते। ऐसे तमाम खर्चे जो प्रोडक्शन और सेल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स पे डिपेंड ना करे, उनको कहते हैं डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर जैसे स्टाफ ट्रेनिंग, एचआर डिपार्टमेंट वाले स्टाफ की ट्रेनिंग को कम पैसे लगा के ना पैसे तो बचा लेंगे, उससे प्रोडक्शन भी कम नहीं होनी इस दफा, लेकिन लॉन्ग रन में जब एम्प्लॉइज की स्किल्स नहीं ना डेवलप होती, उनको कैरियर में ग्रोथ नजर नहीं आती, तो वो आपके इदारे को आहिस्ता आहिस्ता क्या करना शुरू कर देते हैं, छोड़, रिजाइन, कि नहीं जी हम जा रहे हैं, यहाँ तो सीखने का अमल ही कोई नहीं, हमारी तो लर्निंग ही कोई नहीं हो रही। समझ आ रही है? तो हालांकि प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, एम्प्लॉयज भी कर रहे हैं, सही जा रही है, लेकिन जब आप एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे पैसे नहीं ना इन्वेस्ट करता इदारा, तो लॉन्ग रन में क्या होता है, एम्प्लॉयज उस चीज को नेगेटिवली परसीव करते हैं और इदारे का लॉन्ग रन में नुकसान होता है। ऑनेस्ट, लॉयल, एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय को रिटेन करना फिर क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ये नुकसान हुआ है ना इदारे का। तो अब लेकिन ये नुकसान उससे नजर नहीं आ रहा, प्रोडक्शन और सेल वॉल्यूम से नहीं कंफर्म हो रहा। इस तरह के तमाम खर्चे, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल है, चाहे वो R&D है, R&D भी एक, R&D समझते हैं, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उस पे पैसे लगाना भी इदारे की डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है। जितनी R&D करोगे उतनी इनोवेटिव प्रोडक्ट ला पाओगे और कस्टमर को उतना बेहतर तरीके से सर्व कर पाओगे, और जितना चाहो पैसे रोक लो, कंट्रोल कर लो, लेकिन होगा क्या, इसका लॉन्ग रन में इंपैक्ट नजर आएगा इदारे को।
तो ऐसे कुछ खर्चे होते हैं जिनको कहा जाता है डिस्क्रिशनरी नेचर, जो मैनेजर की जाती प्रेफरेंसेस या उसके फैसलों पर डिपेंड करते हैं। वो अपनी मर्जी से चाहे तो खर्चा कंट्रोल कर ले, अपनी मर्जी से चाहे तो खर्चे को ज्यादा स्पेंड कर दे, लेकिन इसका ताल्लुक प्रोडक्शन और सेल वॉल्यूम के साथ होता ही नहीं। ऐसे तमाम खर्चे जो प्रोडक्शन और सेल वॉल्यूम पे डिपेंड ना करें, इनको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पर हमारे इदारे में एक कैंटीन है, कैंटीन को सर्विस डिपार्टमेंट कहते हैं कॉस्ट की जबान में। कॉस्ट की जबान में कैंटीन इज अ, कैंटीन का काम क्या है हमारे इदारे में कि एम्प्लॉइज को दिन में 3 दफा चाय बना के देना और फ्री ऑफ कॉस्ट चाय देना। वो खर्चा कौन उठा रहा है? इदारा। अब इदारा क्या करता है? कैंटीन बंद कर देता है और ये चाय वाला पॉइंट खत्म। चाय किसी ने पीनी है, जाओ बाहर जाके पियो, या पेड कैंटीन है उसमें से पी लो। इसका इमीडिएट इफेक्ट कोई नहीं आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एम्प्लॉइज के जहन में एक नेगेटिविटी क्रिएट होगी। वो पहले शायद इसके ऊपर एतराज ना करे क्योंकि मजबूर है, लेकिन आहिस्ता 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 वो इस चीज को, इससे उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका लेवल ऑफ मोटिवेशन, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, या उनको ये ख्याल आना शुरू हो जाएगा कि इदारा पैसे बचाओ प्रोग्राम पे जा रहा है। तो डेफिनेटली उनके माइंड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे ये चीज आएगी। हालांकि ये बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन एम्प्लॉई इसको वेटेज देते हैं, इसको अहमियत देते हैं कि हमारा कोई गेस्ट आ जाए तो हम कॉल करके चाय मंगवा लेते हैं बगैर किसी टेंशन के। वैसे तो पैसे दे के भी उन्होंने पी लेनी है, लेकिन इदारे की तरफ से जितनी फैसिलिटीज एम्प्लॉयज को मिलती है वो उनकी लॉयल्टी को गेन करती हैं। और लॉयल्टी का मतलब होता है वो इदारा छोड़ने से पहले सोचेगा बंदा कि मुझे यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट मुझे मिल रही है, जिनको मैं सोच भी नहीं रहा था। अब जब वो किसी और इदारे में जाने में सोचता है तो उसको ये बातें समझ आएंगी कि यार यहाँ पे तो मुझे मेडिकल भी फ्री है, होता ना, मुझे आपको फला इतना पेट्रोल भी है, इतनी कॉल के लिए भी है। ये जितनी फैसिलिटीज ज्यादा होती है किसी इदारे में, एम्प्लॉय उस इदारे को छोड़ने में उतनी दफा सोचता है, और उससे रिजाइन करने से पहले भी उससे बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। इसको कहते हैं मीठा जहर। जो इदारे अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए उनको ये जहर लगा देते हैं और एम्प्लॉयज मजबूर होते हैं, साइकोलॉजिकली उनकी अटैचमेंट हो जाती है उस इदारे के साथ। चले, फिलहाल अभी हम बात कुछ और कर रहे थे। तो जीरो बेस्ड बजटिंग किन इदारों में इस्तेमाल होगी? जहां वेस्टफुल स्पेंडिंग को डिस्करेज करना है इदारे ने। टॉप मैनेजमेंट चाहती है जहां पर रिसोर्सेज की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो। अब वो फिर आपके मैंने इसका प्रोसेस है बड़ा लंबा चौड़ा। तो पब्लिक सेक्टर इदारों में नॉन प्रॉफिट या सर्विस डिपार्टमेंट्स या ऐसे तमाम डिपार्टमेंट्स जिनकी ज्यादातर कॉस्ट डिस्क्रिशनरी नेचर की है, ये लफ्ज शायद लिखा हो, डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर्स हो जिन डिपार्टमेंट्स के, जिसमें R&D था, स्टाफ ट्रेनिंग थी, जिन डिपार्टमेंट्स के एक्सपेंडिचर कौन से नेचर के? डिस्क्रिशनरी नेचर के एक्सपेंडिचर है, जो प्रोडक्शन और सेल वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करते। अच्छा, जीरो बेस्ड बजटिंग का प्रोसेस क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, प्रोसेस। ये शायद नोट्स में लिखा हो, पता नहीं, अब मुझे पता नहीं, मैंने रट्टा नहीं लगाया हुआ। मैं, हाँ, स्टेप्स या प्रोसेस जो भी है, मैंने रट्टा नहीं लगाया हुआ, मैंने तो इसको एज अ स्टोरी पढ़ा हुआ है, तो एज अ स्टोरी सुना रहा हूं आपको। डिपार्टमेंटल मैनेजर से कहा जाता है खासतौर पर इस तरह के जिनके ये जो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट वाले हैं, कि जनाब आप एक डॉक्यूमेंट बनाएं जिसके अंदर आपने जस्टिफाई करना है कि आपको इतने पैसे क्यों हम दें। तो वो डॉक्यूमेंट को बोलते हैं डिसीजन पैकेज। क्या बनाए? शायद यहाँ पे लफ्ज लिखा हो या ना लिखा हो। कौन बनाता है ये डिसीजन पैकेज? डिपार्टमेंटल मैनेजर। उस डिसीजन पैकेज में वो क्या लिखते हैं कि जी हमारे डिपार्टमेंट में ये एक्टिविटीज होती हैं और अगली दफा भी होंगी। इन एक्टिविटीज को करने पर इतने रिसोर्सेज, इतना सरमाया चाहिए होगा, करने का ये फायदा है, और अगर हमने ये 5 एक्टिविटीज ना की तो इदारे को उससे नुकसान
क्या होगा? तो असल में एक जस्टिफिकेशन की डॉक्यूमेंट बनाता है कौन? डिपार्टमेंटल हेड। और ये हर साल नई डॉक्यूमेंट बनती है, तभी इसको जीरो बेस कहते हैं। कि यानी वो डिसीजन पैकेज हर साल डिपार्टमेंटल मैनेजर की ड्यूटी होती है। अब वो डिसीजन पैकेज में वो असल में जस्टिफिकेशन दे रहा होता है कि मेरे डिपार्टमेंट की वजह से इदारे को क्या फायदा होना है या हो रहा है, और मुझे अगर आपने पैसे इतने ना दिए तो क्या नुकसान होगा। और ये भी लिखा होता है उसमें कि अगर आपने मेरी कल को परफॉर्मेंस चेक करनी है तो मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे ये जो पैसे आप दे रहे हैं ना, इन पैसों के बदले आप मेरी ये चीज देखिएगा कि मसलन अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो वो कहता है कि मैं आपको 25% सेल बढ़ा के दूंगा, या स्टाफ ट्रेनिंग एचआर डिपार्टमेंट है तो वो कहता है जी मैं अपने एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी में 10% का इंक्रीमेंट ला के दूंगा आपको, आप मुझे अगर फंड्स एलोकेट करें तो मेरी परफॉर्मेंस को चेक आप किस चीज से कर सकेंगे? एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज, फैक्ट्री वर्कर्स की है जो भी है। जस्टिफिकेशन की डॉक्यूमेंट कौन बनाता है? उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं डिसीजन। वो डॉक्यूमेंट बना के ना वो हेड, वो बजट कमेटी में जो चेयरमैन होता है, कमेटी बताई थी ना मैंने, कमेटी में चेयरमैन उसको जमा करा देता है। अब कमेटी का चेयरमैन अपने साथ और भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिला के साथ हर डिपार्टमेंट के डिसीजन पैकेज के ऊपर उसको पढ़ता है, फिर आपसे कहता है आओ जी प्रेजेंट करो सबके सामने, आके डिफेंड करो अपने उसको। अब वहां पे हर डिपार्टमेंटल मैनेजर कीड़े निकालने के लिए बैठा होता है कि नहीं हमारे मुताबिक तो ये मुझे नहीं लगता ये ऐसे सही। यानी आप अपने तमाम अदर जो कंपीटिंग डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे आपकी लग रही है पैसों की, आप सबके सामने आके जस्टिफाई करते हैं प्रोफेशनल वे से। यानी हर एक की कोशिश होती है इसको इतने पैसे ना मिले, लेकिन आपने अपने उसको क्या नाम है डिसीजन पैकेज को बोर्ड के सामने, कमेटी के सामने क्या करना होता है? डिफेंड करना है आके। ये डिफेंडिंग कौन कर रहा है? किसके सामने? वो जो कमेटी का चेयरमैन है, ठीक है। इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं इसको? इवैल्यूएशन, जिसके नतीजे में जो चेयरमैन होता है वो रैंकिंग करता है। तमाम डिपार्टमेंट्स के जो डिसीजन पैकेज है उनको रैंक किया जाता है, और रैंकिंग के मुताबिक बाद में फिर वो क्या करता है? अनाउंस करता है कि मैं समझता हूँ कि नंबर 1 रैंकिंग पे ये वाली डिपार्टमेंट का डिसीजन पैकेज है इस दफा, इसके बाद ये अगली दफा शायद कोई और हो, जरूरी नहीं है। डिपेंड करेगा कि जो आपने डिसीजन पैकेज बनाया है वो कितना रियलिस्टिक, कितना इदारे के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की या इस साल के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में कितना वो हेल्पफुल है। तो फंड्स की एलोकेशन होगी अकॉर्डिंग टू रैंकिंग ऑफ द डिसीजन पैकेज। जिनका रैंकिंग में ऊपर आएगा उनको पूरे पैसे मिल जाएंगे, जो डिपार्टमेंट नीचे आते जाएंगे रैंकिंग में उनको उतने पैसे क्या मिलते जाएंगे? कम मिलेंगे। सबको बराबर एक जितने पैसे नहीं मिलते। समझ आ रही है? यानी आप ये कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ द डिसीजन पैकेज, जस्टिफिकेशन या इवैल्यूएशन ऑफ द डिसीजन पैकेज, रैंकिंग ऑफ द डिसीजन पैकेज, और एलोकेशन ऑफ द फंड्स अकॉर्डिंग टू रैंकिंग। अब यहाँ मुझे नहीं पता नोट्स में क्या लिखे हुए हैं कितने स्टेप्स, मैंने तो गिनती के 2-3 काम के स्टेप्स बता दिए हैं। असल चीज है ही डिसीजन पैकेज। बच्चे इस पे परेशान होते हैं ये क्या होता है, तो ये जस्टिफिकेशन की डॉक्यूमेंट है जो डिपार्टमेंटल हेड बनाता है। अब उसके फायदे और नुकसान हम पढ़ लेते हैं वहां से नोट्स में से। मेरा ख्याल है ये पेज नंबर किस पे दिए हुए थे, जो भी, हाँ, पैराग्राफ 4.3 पे। जी जी। सबसे पहले वो कहता है जी ये एक ऐसी बजटिंग अप्रोच है जो कि जीरो बेस से स्टार्ट होगी हर दफा, ठीक है। ये ज्यादातर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होती है, या वो सर्विस डिपार्टमेंट जहाँ पर ज्यादातर खर्चे किस नेचर के होते हैं, डिस्क्रिशनरी या लोकल गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें उसने कहा 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या चीज प्रिपेयर की जाती है? कौन बनाता है? डिपार्टमेंटल हेड। लेकिन उसके बाद रैंकिंग, रैंकिंग का मतलब है कि आपका जो हेड है वो जस्टिफाई करेगा चेयरमैन के सामने, कमेटी को प्रेजेंटेशन देगा, और चेयरमैन डिसीजन पैकेज को रैंक करेगा किसको नंबर 1 पे पैसे देने और किसको सबसे लास्ट में। रैंकिंग के बाद फिर आगे फंडिंग का मतलब है फंड्स की एलोकेशन हो जाएगी। फंडिंग से क्या मुराद है?
अकॉर्डिंग टू रैंकिंग पैसे एलोकेट कर दिए जाएंगे, जिनको जितने जितने पैसे मिलेंगे वो अपने उन पैसों को क्या करेंगे। ये मैंने नहीं बताया था, मैंने यूटिलाइजेशन नहीं बताया, मैंने तीन तो बताए हैं, प्रिपरेशन, इवैल्यूएशन, रैंकिंग, एलोकेशन ऑफ द फंड्स, और उसके बाद क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। क्या एडवांटेजेस हैं जी इसके। पहला एडवांटेज क्या है कि इसमें माजी को फोकस करने के बजाय किस पे फोकस होता है, माजी की जितनी गलतियां बजट बनाने में हुई थी वो अगली दफा रिपीट नहीं होती। तीसरा, स्लैक होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है स्लैक। उसके अलावा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज काफी बेहतर होती है और इसमें पैसे भी बचाए जाते हैं, बल्कि ये इसका फॉल्ट भी है। जब कोई इदारा जीरो बेस्ड बजटिंग पे जाते हैं ना, तो मैनेजर ये कहना शुरू कर देते हैं कई, लो जी पैसे बचाओ प्रोग्राम शुरू होने लगा जी। ये एक इसकी नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं इसके। ये और ये कौन फैलाते हैं, मैनेजर, जो डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं ना, जिनका दिल नहीं चाहता मेहनत करने का, कि कौन जस्टिफाई कराएगा, कौन पैसे बोर्ड के सामने शो करेगा कि हमें इतनी जरूरत है। डिसीजन पैकेज बनाने में उनका टाइम लगता है, एनर्जीज लगती है उनकी, तो वो ये सेंटिमेंट दे देते हैं अपने स्टाफ को कि यार पैसे बचाओ प्रोग्राम है, सानू पता है, ताकि अगर पैसे कम भी मिल जाए, वो हारा है ना एक किस्म का, अपने डिसीजन पैकेज को जस्टिफाई नहीं कर पाया बोर्ड के सामने या चेयरमैन ऑफ कमेटी के सामने, तो वो अपनी नाकामी को इस तरह जस्टिफाई करता है कि नहीं ये तो पैसे बचाओ प्रोग्राम है, बस ठीक है। नुकसान क्या है जी इसके, कॉस्टली है, स्टाफ थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है आपको बजट कमेटी में, थोड़ा स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ, टाइम बड़ा जाया होता है इस पे, क्योंकि मीटिंग बार बार होती है, डिबेट होती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होती है डिपार्टमेंटल मैनेजर के लिए कि पता नहीं पैसे मिले कि ना मिले। उसके अलावा ज्यादातर, वो कहता है ये ज्यादातर ये सर्विस इन्वायरमेंट में एप्लीकेबल है, एक ये वे काम को बार बार री इन्वेंट करने वाली बात है। और उसके बाद हाँ जी, कहता है आपके जो पुराने काम चल रहे थे उनमें कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती। मसलन पिछली दफा R&D पे वालों को ज्यादा पैसे एलोकेट हो गए थे, उन्होंने जो प्रोजेक्ट चलाए हुए थे उनको कंटिन्यू करने के लिए इस दफा पैसों की ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो पिछली दफा पैसों को सही यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो इस दफा उनके वो प्रोजेक्ट भी शायद फंडिंग उनको उतनी ना मिले जिससे वो चल पाए। तो वो कहते हैं कई दफा ऐसे होता है कि जो काम पिछली दफा ज्यादा फंड लेने की वजह से शुरू हो गए हैं वो हम कंटिन्यू नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ द सफिशिएंट फंड्स एलोकेशन। समझ आ रही है। मसलन पिछली दफा गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट को हेल्थ के लिए ज्यादा पैसे मिले थे, सेहत कार्ड के लिए, इस दफा सेहत कार्ड के लिए उतने फंड एलोकेट, वो कहते नहीं इसका फायदा कोई नहीं, हालांकि शायद उसका कोई फायदा चल रहा हो। तो ये ऐसे चलता रहता है। अच्छा, उसमें आगे चले, इसमें एक और भी प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंटल मैनेजर में आपस में जो राइवलरी है, राइवलरी समझते हैं, मुकाबलाबाजी, लड़ाई का माहौल, डिपार्टमेंटल राइवलरी बढ़ती है। ये मैं कह रहा हूं, इन्होंने लिखा नहीं हुआ, ACCA में पढ़ा हुआ मैंने किताबों में। उसके साथ एक और मसला भी है, जिस डिपार्टमेंटल मैनेजर की जितनी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होंगी ना, जितनी बोलने की, कन्विंस करने की पावर ज्यादा होगी, वो दूसरों को साइडलाइन करके ज्यादा बेनिफिट ले जाएगा। और जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, लेकिन चाहिए उसको वाकई पैसे ज्यादा, लेकिन उसकी स्किल्स ही नहीं है, वो जस्टिफाई नहीं कर पाया, तो वो कामयाब इसमें नहीं होगा। यानी डिसीजन पैकेज को बनाने के बाद अपनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल से जस्टिफाई कर पाना, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आर वेरी, या प्ले की रोल। अच्छा जी, इसके बाद अगली कौन सी अप्रोच है? जीरो बेस के बाद नेक्स्ट है
रोलिंग बजट होगा या कॉन्टिन्यूस बजटिंग है जी? रोलिंग या कॉन्टिन्यूस बजटिंग, ये वैसे इतनी फेमस नहीं है क्योंकि इसमें बहुत टाइम ज़ाया होता है, लेकिन आपका बजट बहुत एक्यूरेट बनता है। तो रोलिंग या कॉन्टिन्यूस बजटिंग। इसकी शायद मैंने कोई एग्जांपल भी दी हो, हाँ, लेकिन वो पेपर में शायद ही आया आपको जी, शायद ही आपको आए। और ये एग्जांपल मैंने सेल्फ क्रिएटेड है, ये मतलब आई कैप की किताब में नहीं है। तो अगर आप इस एग्जांपल को स्किप भी करना चाहें समझने के लिए ठीक है कैलकुलेटर पे, बाकी इसको लिख के करने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल 15.18, इसमें क्या होता है, आप पूरे 1 साल का बजट बना लेते हैं। किस अप्रोच से? इंक्रीमेंटल वाले से। पूरे 1 साल का बजट बनाते हैं और उसको स्मॉल पीरियड्स में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो रोलिंग बजट में समझा रहा हूं। तो रोलिंग बजट में क्या होता है, इदारा पूरे पूरे 1 साल का, कम से कम 1 साल का बजट बनाता है और उसको स्मॉल पीरियड्स में डिवाइड कर लेता है। तो मिसाल के तौर पर मैं 2022 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का बजट बनाता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, 2022 का जनवरी से लेकर पूरे साल का बजट बनाता हूँ और उसको बल्कि 4 क्वार्टर्स में चलो डिवाइड कर लेता हूँ। जनवरी से पहला क्वार्टर कौन सा है, मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, बजट कितने पीरियड का बनाया मैंने, पूरे साल का, और उसको स्मॉल पीरियड्स, स्मॉल पीरियड यहाँ पे ये Q1 था, ये Q2 था, क्वार्टर वाइज में डिवाइड कर लिया। समझ आ रही है बात आपको? अब ये ऐसे किया क्यों जाता है, क्योंकि जो आपका पूरे साल का बजट है ना, वो आपको पता है इन्वायरमेंट इतना वो डायनामिक होता है इदारे का बाहर वाला, कि आपका पूरे साल का बजट वैसे ही आउटडेटेड हो जाना है। तो आप पूरे साल का बजट बनाते हैं और उसको स्मॉल पीरियड में डिवाइड करते हैं। जब आपका पहला क्वार्टर गुजर जाता है, जब आपका पहला क्वार्टर, तो एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं। एक्चुअल रिजल्ट्स की बेस पे, जो इससे बेहतर भी हो सकते हैं और इससे बुरे भी हो सकते हैं, एक्चुअल रिजल्ट्स की बेस पर आप अगले क्वार्टर्स को अपडेट करते हैं और एक नया क्वार्टर ऐड कर लेते हैं, 2023 का क्वार्टर नंबर 1, यानी जनवरी से मार्च। पिछले 3 क्वार्टर्स को क्या किया, पुराने वालों को अपडेट, और 1 मोर क्वार्टर इज एडेड। आपके पास पूरे साल का फिर बजट आ गया, ये पूरे साल का बजट हो गया ना, 4 क्वार्टर्स। उसके बाद फिर क्या होगा, जब ये एक्चुअल आएगा, एक्चुअल रिजल्ट, तो आपने इन तीनों क्वार्टर्स को अपडेट करना है और एक नया क्वार्टर ऐड कर लेना है। सिर्फ पहली दफा बजट तय करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन बाद में आप एक्चुअल रिजल्ट्स की बेस पर, किसकी बेस पर, रोल ओवर कर रहे हैं, इसको कहते हैं रोलिंग। रोल ओवर का मतलब होता है आगे ट्रांसफर करना उसका इम्पैक्ट। तो एक्चुअल की बेस पर आपने 3 क्वार्टर अपडेट किए और ये ऐड किया। इसका मतलब है ये वाला जो क्वार्टर था, ये अभी तक कितनी दफा अपडेट हुआ है, कितनी दफा अपडेट हुआ है, पहली दफा यहाँ अपडेट हुआ था, दूसरी दफा यहाँ अपडेट हुआ है, तीसरी दफा यहाँ अपडेट होगा। ऐसे ही है। तो जब ये 3 दफा अपडेट हो जाएगा तो रियलिस्टिक बन जाएगा ना ज्यादा, क्योंकि जितना करीब आता जाएगा क्वार्टर उतना वो एक्चुअल क्लोज होता जाए। जितने दूर के पीरियड की फोरकास्टिंग होगी उतनी लेस रिलायबल है, जितनी क्लोज होती जाएगी उतनी। लेकिन इसमें अब मसला क्या है, बार बार अपडेट करने की वजह से स्टाफ को बजट को एक्यूरेट बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। वो कहते हैं इससे हमारे जो बजटरी स्टाफ है उसका वर्कलोड बढ़ जाता है। इवन डिपार्टमेंटल स्टाफ को भी अपना बार बार अपनी रिक्वायरमेंट को क्या करना पड़ता है, अपने टारगेट्स को बार बार क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। हर 3 माह बाद बजट अपडेट हो जाएगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਤਾ ਬਜਟ।
तो ये इसमें लोगों को एतराज पाया जाता है, लेकिन इससे ये होता है कि आपका बजट बनता है, एक्यूरेट है। तो जब एक्चुअल आएगा तब दोबारा बजट को अपडेट करना है, उससे पहले नहीं। जिस पीरियड का एक्चुअल आ चुका है ना, उस पीरियड की बेस पर अगले पीरियड्स को अपडेट करना है, और वन मोर पीरियड इज एडेड। इज इट क्लियर? ये उन इदारों में ज्यादा चलता है जिन इदारों का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बहुत अनस्टेबल हो, जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री होगी। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आपको पता है पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट से, एक्सचेंज रेट से, इस तरह के इदारे जहां एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज सो वोलाटाइल, फ्लक्चुएटिंग हो, चेंजिंग हो। इवन आईटी बेस्ड बिजनेसेस, आईटी सेक्टर के इदारे, उनमें भी ये चल सकता है। तो आ जाए जी, रोलिंग बजट क्या कहते हैं, हमारी किताब में क्या लिखा हुआ है, या आई कैप ने अपनी किताब में अबाउट व्हाट इज रोलिंग बजट या रोलिंग के मुतालिक क्या इन्होंने गाइडेंस दी है। इसके बाद रोलिंग के बाद आखिरी एक दो ही रह गए, ज्यादा नहीं है। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं, जरा देख लें यहां से। प्रोसेस भी मैं बताया हूं, तो वो प्रोसेस मैं नहीं बताऊंगा। मेन चीज मैंने देखनी है सूटेबिलिटी। आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है सूटेबिलिटी पे, कि हम कोई ऐसा पॉइंट ना छोड़ जाए जो असल में सूटेबिलिटी में लिखा हो लेकिन हमें ना पता हो। अच्छा जी, वो कहता है जी इसको पीरियोडिक बजटिंग कहते हैं। अच्छा, पीरियोडिक बजटिंग में वो कहता है नॉर्मली बजट एक साल का बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम एक बजट का जो रिजल्ट है उसको रोल ऑन करते हैं अगले पीरियड में। ठीक है, ये सारा उसने प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। किन इदारों में ज्यादा सूटेबल है? जिनका एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट क्या हो, डायनेमिक का मतलब होता है फ्लक्चुएटिंग, वॉलाटाइल, चेंज होने वाला, और जहां पर शायद पूरे साल की बजट बनाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो। रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे बना तो आप लेंगे, लेकिन आपको पता है ये हमारा बजट गलत है। तो पूरे साल का बजट तय करना जहां पर क्या हो, या इदारा चाह रहा हो जहां पे बजटिंग प्रोसेस पे कंट्रोल टाइट रखना चाह रहा हो कि हमारी बजटिंग एक्यूरेट से एक्यूरेट हो, तब ये जरूरी हो जाता है। फिर नुकसान क्या है, फायदे क्या है इसके, और नुकसान क्या है? तो फायदा नंबर वन, आपका बजट बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, बेहतर इंफॉर्मेशन होती है, लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है जिससे आप परफॉर्मेंस अपनी मैयर कर सकते हैं। ज्यादा रेलेवेंट बजट होता है आपके पास, और मैनेजर इस बजटिंग प्रोसेस को बड़ा सीरियस लेते हैं। उन्हें पता है कि ये आउटडेटेड बजट नहीं है, ये जो हमने पिछली दफा एक्चुअल परफॉर्मेंस हासिल किया है उसकी बेस पर टारगेट अपडेट हुए हैं। तो मैनेजर में ये जो आदत पाई जाती है ना एतराज करना के बजट तो बहुत चैलेंजिंग है, ये बजट टारगेट तो अचीव ही करना बड़ा मुश्किल है। और कहते ने पाएं जेड़ा तुसी पिछली दफा एक्चुअल रिजल्ट अचीव किया है उसकी बेस पे ही हमने ये अपडेट किया है। आपने पिछले पीरियड में सेल का टारगेट था 5,000 यूनिट, आप 6,000 यूनिट बेचे बैठे हैं। तो भाई अगली दफा आप 6,000 का टारगेट रखें। एक्चुअल आपने 6,000 अचीव कर लिया तो चलो 6 नहीं 6.25 कर लो। तो होता यह है कि जो मैनेजर के पास एतराज होता है ना कि बजट्स आर सो अनरियलिस्टिक, ये कहना बजट्स आर सो अनरियलिस्टिक, मैनेजर इस बात को बेस नहीं बना सकते और उन्हें वाकई परफॉर्म करना पड़ता है। तो वो बजटिंग को सीरियस लेते हैं बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ये कोई इग्नोर फेंकने वाली बात नहीं है। अब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस की बेस पे ये अपडेट हो रहा है, और एक दफा नहीं हो रहा अपडेट, तकरीबन एक पीरियड 3 दफा अपडेट होता है। कितनी दफा अपडेट होता है? मेरा ख्याल है मैंने ये आपको, हाँ 3 दफा अपडेट होगा ना, चौथी दफा तो एक्चुअल आ जाएगा उसका। कितनी दफा अपडेट हो रहा है? तो इसमें रियलिस्टिकनेस होना बड़ी इसकी खूबी है। नुकसान क्या है? स्टाफ ज्यादा चाहिए, कॉस्टली है नुकसान। स्टाफ ज्यादा चाहिए तो कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, और इससे मैनेजर का वर्कलोड बढ़ जाता है, जिससे एक्चुअल खर्चे को कंट्रोल करने की बजाय मैनेजर का ध्यान किस पे पड़ता है ज्यादा, कि यार बजटिंग अच्छी से अच्छी कर लो, एक्चुअल खर्चे की टेंशन ना लो। मैनेजमेंट को एक्चुअल खर्चों से ज्यादा गर्ज नहीं है, उनको गर्ज किस चीज से है कि बजटिंग प्रोसेस शुड बी एक्यूरेट, बजटेड फिगर शुड बी एक्यूरेट, ये वो कहना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअल दी टेंशन ना लगो, खर्चे बहुते हो रहे ने कोई मसला नहीं, एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो रहा है तो अगले पीरियड में उसकी बेस पे ही आपका वो बजट टारगेट रिवाइज हो जाएगा, परेशान ना हो। लेकिन बजटिंग प्रोसेस कागजी कार्रवाई पूरी रखो,
ठीक है, तो काम बढ़ जाता है ना उनका, तो वो कई लोग एतराज करते हैं यार काम बढ़ गया है, एक्चुअल खर्चे फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहे, तो वो कहते हैं आपको कंट्रोल करने की जरूरत ही क्या है, तो उसी बजट से ही रखो बस, अपडेट करी जाओ नाल नाल। आगे चले, अगली अप्रोच कौन सी है, इंक्रीमेंटल जीरो बेस्ड रोलिंग, और आखिरी है मेरा ख्याल है, या आखिरी के करीब है। हाँ, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, ये उड़ा दें, ये खत्म हो गया, ये आई कैप ने कह दिया नहीं है। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल जो अपडेट आई है चेंज, उसके मुताबिक ये फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल उड़ा दिया आई कैप ने। जो अमेंडमेंट 15 नवंबर को अपलोड किया उसके मुताबिक ये नहीं है। फिक्स, फ्लेक्स और फ्लेक्सिबल, ये तीनों ही नहीं है। आगे चलो, परफॉर्मेंस बजटिंग। हाँ जी, ये भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में होती है। परफॉर्मेंस बजटिंग का मतलब होता है रिजल्ट्स की बेस पे जो बजटिंग की जाए, रिजल्ट्स को फोकस किया जाए जिसमें, ये भी ज्यादातर पब्लिक सेक्टर और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में चलती है। ये ऊपर हेडिंग गलत है, डेफिनेशन ऑफ फिक्स बजट नहीं है, ये डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस बजट है। जी, इसमें दो चीजों को अहमियत दी जाती है। जो रिजल्ट्स इदारा अचीव करना चाह रहा है, उन रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए बैक एंड पर कितने रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स, आउटपुट, ये लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, ज्यादातर ये गवर्नमेंट इदारों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस बेस, कि आपकी भाई परफॉर्मेंस क्या रही या क्या रहेगी, उसके मुताबिक आपको, या क्या परफॉर्मेंस आप अचीव करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक रिसोर्सेज एलोकेट होंगे। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू आउटकम या अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स। जी, ये सारा यही बताया हुआ है। ज्यादातर ये गवर्नमेंट इदारों में पब्लिक सेक्टर में इस्तेमाल होने वाली अप्रोच है, आउटकम को या आउटपुट को अहमियत दी जाती है। ठीक है, बाकी अब आपने पढ़ लेना है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, हल्की फुल्की सी है, बस आपको थोड़ा सा बताया हुआ है, ये फैलाया जबरदस्ती ज्यादा हुआ है। अच्छा, आगे चले, नेक्स्ट। हमारे पास टाइम कितना है अभी, 12-13 मिनट है। जी, फोरकास्टिंग पर आ जाए, फोरकास्टिंग। जी, कुछ गलत बता रहा हूँ बेटी, आप हंस रही हैं, ये खवातीन आप हंस रही हैं, दोनों तीनों, दो है तीन है, हाँ। फोरकास्टिंग पर आ जाए जी। फोरकास्टिंग, सबसे पहले फोरकास्ट किसे कहते हैं। वैसे तो इसमें जो काम की बात है वो फोरकास्टिंग टेक्निक्स है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मेन चीज ये है। जो भी आपकी बजटिंग है ना, वो बाद में की जाती है, बजटिंग से पहले की जाती है फोरकास्टिंग। एक्चुअली फोरकास्टिंग इज द फाउंडेशन ऑफ, जितनी फिगर्स आपको क्वेश्चन में दी होती थी जिससे आप बजट बनाते हैं, वो जो फिगर आपको क्वेश्चन में दी होती है वो फोरकास्टिंग के नतीजे में आती है। तो फोरकास्टिंग इज द बेस और फाउंडेशन फॉर बजटिंग। याद रखें, विदाउट फोरकास्टिंग आप बजटिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले फोरकास्ट की क्या डेफिनेशन होती है, उसके बाद फोरकास्ट कितनी टाइप्स के होते हैं शायद। तो सबसे पहले फोरकास्ट की क्या डेफिनेशन होती है, हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है फोरकास्ट कहाँ यूज किए जाते हैं। जी, उसके बाद टाइप्स ऑफ फोरकास्ट,
उसके बाद मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग होगा, बिजनेस फोरकास्टिंग, ये मौसम की फोरकास्टिंग ना समझ रहे हैं, उसमें क्या है, मेथड्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। और आपने फोरकास्टिंग की एक टाइप पे ही सिर्फ बात ज़हन में रखनी है, बाकी को आप चाहे भूल जाइएगा पढ़ पढ़ा के, बस ठीक है। जो आपको फोरकास्ट ज़हन में रखना है वो एक ही है, तो उसमें क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव मेथड्स हैं। तो पहले क्वालिटेटिव डिस्कस हुए हुए हैं। अब हमारे पास टाइम कम है, हम बहुत ज़्यादा अभी नहीं कर पाएंगे, ये मेरा ख्याल है हम एक सफ़ा कर लेते हैं, बाकी फिर पहले 15 मिनट में नेक्स्ट टाइम हम इस पे बात करेंगे। आप पढ़ाइएगा इसको, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक्स, तो आप पढ़ाइएगा, मैं डिस्कस करूंगा कल। फोरकास्ट किसे कहते हैं? वो कहता है जी फ्यूचर में कोई भी आउटकम, फ्यूचर का कोई भी आउटकम जब हम प्रिडिक्ट करते हैं या एस्टिमेट करते हैं हिस्टोरिकल डेटा की बेस पर। किस बेस पर? हिस्टोरिकल डेटा की बेस पर, और उसके ट्रेंड या उसके पैटर्न की बेस पे। जब भी आप हिस्टोरिकल डेटा की बेस पर अपने फ्यूचर की कोई फिगर एस्टिमेट कर रहे हो तो उसको फोरकास्ट कहा जाता है जी। तो सबसे पहले फोरकास्ट की डेफिनेशन क्या है? वो कहता है फोरकास्टिंग है हिस्टोरिकल डेटा को यूज करना ताकि आप फ्यूचर के ट्रेंड्स की क्या तय कर सके, डायरेक्शन। मिसाल के तौर पर अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगले 6 माह में या अगले 1 साल में हमारा सेल वॉल्यूम क्या होगा, तो हम पिछले 6 माह या पिछले 1 साल के या पिछले 2-3 साल के सेल वॉल्यूम को स्टडी करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल सेल वॉल्यूम वी कैन एस्टिमेट द सेल वॉल्यूम ऑफ द फ्यूचर ईयर। इसको कहते हैं फोरकास्टिंग। हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करते हुए फ्यूचर के ट्रेंड्स को क्या करना, एस्टिमेट करना, डायरेक्शन को डिटरमिन करना। ठीक है। कहता है कंपनीज भी फोरकास्टिंग करती हैं, और कंपनी फोरकास्टिंग क्यों करती है? क्योंकि कंपनी ने फोरकास्टिंग की बेस पर अपने अपकमिंग पीरियड का बजट बनाना होता है। तो वो बात तो मैं आपको अभी बता कर आया हूं कि फोरकास्टिंग इज द फाउंडेशन फॉर बजटिंग। इन्वेस्टर फोरकास्टिंग क्यों करता है? ताकि वो ये देख सके कि मैं जिस कंपनी में पैसे लगाया बैठा हूं या लगा रहा हूं, मेरे वो पैसे फ्यूचर में मेरी उस इन्वेस्टमेंट पे मुझे क्या रिटर्न मिलेगा जी। नहीं, वो इसमें हिस्टोरिकल डाटा आप नहीं फिल करेंगे, लेकिन आप कोई ना कोई तो बेस यूज करेंगे ना कैलकुलेशन के लिए। वो अपनी बेस यूज करता है, लेकिन वो डिसीजन पैकेज में मेंशन नहीं करता डिपार्टमेंटल मैनेजर। अच्छा, कंपनी क्यों फोरकास्ट करती है? उन्होंने अपने बजट के लिए उनको जरूरत पड़ती है फोरकास्टिंग की। उसके अलावा इन्वेस्टर क्यों फोरकास्ट करता है? ताकि वो ये देख सके कि जिस कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं या किए बैठा हूं, उस कंपनी की शेयर की प्राइस मुस्तकबिल में इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो फोरकास्टिंग दोनों पार्टीज करती है, कंपनीज भी और इन्वेस्टर भी। ठीक है। और फोरकास्टिंग के बगैर आप अपने फ्यूचर के डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। उसके बाद वो कहता है 3 तरह के मेजर फोरकास्ट होते हैं। पहले फोरकास्ट, हम कंपनी के फोरकास्टिंग पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टर की फोरकास्टिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कंपनी के एंड पे पढ़ रहे हैं। तो कंपनी 3 चीजों की फोरकास्टिंग करती है। नंबर 1, सेल्स डिमांड की फोरकास्टिंग, कि मुस्तकबिल में हमारे कितने यूनिट्स किस प्रोडक्ट के बिकेंगे, और यही सबसे इंपॉर्टेंट फोरकास्टिंग है। अगली सारा टॉपिक इसको ही पढ़ाया जा रहा है आपको। सेल्स डिमांड की फोरकास्टिंग यूनिट्स की, कि हम कितने यूनिट किस प्रोडक्ट के किस तरह के कस्टमर को बेच पाएंगे। उसके बाद उसकी बेस पे कंपनी अपनी प्रोडक्शन और उसको परचेज को प्लान, बाकी सारी चीजें इस पे डिपेंड करेंगी। तो सबसे प्राइमरी फोरकास्ट कंपनी का क्या होता है? सेल यूनिट्स फोरकास्ट करना। दूसरा, जिस कंट्री में जिस इकोनॉमी में आप काम कर रहे हैं उस इकोनॉमी को फोरकास्ट करना। मैं तो वैसे कहता हूँ कंपनी सेल को बाद में फोरकास्ट करती होगी, पहले इकोनॉमी के फोरकास्ट को प्लान करती। क्यों? अगर इकोनॉमी बुरे औकात में जा रही है तो आपकी सेल कैसे बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो सेल फोरकास्ट से पहले मुझे ये लगता है कि कंपनी इकोनॉमी का फोरकास्ट करती होगी रियल लाइफ में, लेकिन आई क्या अपने किताब में पहले नहीं लिखा हुआ, उन्होंने बाद में लिखा हुआ है। तो इकोनॉमी फोरकास्ट में या इकोनॉमिक फोरकास्ट में क्या शामिल है कि अगले 1 साल में 2 साल में इन्फ्लेशन रेट क्या होगा,
फ्यूचर में इकोनॉमी की ग्रोथ कहाँ जाएगी? इकोनॉमी एक्सपैंड होगी या श्रिंक होगी? इकोनॉमी की एक्सपेंशन या श्रिंकेज को देखने के लिए एक चीज होती है जीडीपी ग्रोथ रेट। पता है क्या होता है जीडीपी? बताओ लड़की जी, आप बताएं जीडीपी क्या होता है? जी, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉफिट। नहीं, गलत। कल पता करके आना है जीडीपी क्या होता है, कल पूछेंगे आपसे जीडीपी क्या होता है। नहीं, खाली ये नहीं ना बताना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो मैं भी बता देता हूँ होंदा की ये। तो जीडीपी में और जीएनपी में क्या फर्क है ये भी पता होना चाहिए। कल पूछूंगा मैं दो बातें, सिर्फ ये दो सवाल। वैसे तो ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स में, लेकिन कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स की क्या लेकर आए होंगे एग्जाम्शन, तो कोई मसला नहीं, दफा मारो। हमने कौन सी सारी इकोनॉमिक्स पढ़नी है, लेकिन ये दो टर्म्स आपको पता हो, बस जीडीपी पता हो, दफा मारो दूसरे को, इसकी अभी जरूरत नहीं है। जीडीपी तो किसी भी कंट्री में इकोनॉमी ग्रो कर रही है या श्रिंक कर रही है। जैसे किसी कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ रही है या कम हो रही है, तो मुल्क की भी परफॉर्मेंस को मेजर करना है जीडीपी से। तो होता क्या है बता रहे हैं आपने मुझे, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेशन रेट, प्राइसेस का बढ़ना कम होना, टैक्स रेट और एक्सचेंज रेट। इकोनॉमिक फोरकास्ट में ये चीजें आएंगी। डिमांड फोरकास्ट में सेल वॉल्यूम आएगा कंपनी का। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट में क्या आएगा कि आपके मुल्क में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश हो चुकी है और कौन सी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट होने जा रही है। जो टेक्नोलॉजी आपके यहाँ डेवलप नहीं होती उसको कंट्रीज क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। और अगर कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट होने जा रही है तो आप भी उस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज उठा सकते हैं, आपका इदारा भी उसका। जैसे फॉर एग्जांपल 5G, ये 4G का जो अगला है क्या है 5G नेटवर्क। तो मोबाइल कंपनीज को पता है कि पाकिस्तान में 4G से आगे वाली टेक्नोलॉजी इंपोर्ट हो रही है, होने जा रही है, तो डेफिनेटली वो मोबाइल में क्या रखेंगे 4G के साथ साथ 5G। लेकिन जब 4G आया होगा उससे पीछे पीछे 3G टेक्नोलॉजी थी। तो नए मोबाइल के जो भी मॉडल पाकिस्तान में संभल हुए, बने या लॉन्च हुए, उनके एड में भी उन्होंने कहना शुरू कर दिया 4G टेक्नोलॉजी सपोर्टेड, और इस तरह ये वो जो भी बातें होती हैं, चेंज आता है ना। तो आपको अपने कंट्री में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं उनकी भी फोरकास्टिंग करनी है, इकोनॉमी के भी फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, और तीसरी किस चीज की करनी पड़ती है सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी को हमारी प्रोडक्ट की सेल्स डिमांड या सेल वॉल्यूम कितना होगा। बस आपको ये टाइप्स पता हो, इनका करना क्या, हमने करना करना कुछ नहीं, बस हमें एमसीक्यूज के लिए पढ़ रहे हैं सब कुछ। 3 तरह के फोरकास्ट कंपनी करती है, वैसे तो बहुत ज्यादा करती है, यहाँ पे तो लिखा ही कुछ नहीं हुआ। आई कैप की जो न्यूमेरिकल है ना और जो थ्योरी है उनमें कोई वो नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। अदरवाइज आप जो न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं उसमें बहुत डाटा है, लेकिन जो आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है उसमें देखिए सिर्फ उन्होंने 3 चीजों पे बात की है, हालांकि वो बहुत सी चीजों पे बात कर सकते हैं। अब ये टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट क्यों पढ़ाए हैं, क्योंकि आपको ऐसा हो सकता है कि नई मशीन रिप्लेस करने की जरूरत पड़ जाए और सवाल में कहा हो कि अगले साल कंपनी अपनी पुरानी मशीन को बेचकर नई मशीन लाएगी। तो इस तरह की चीजों के लिए वो आपको थोड़ी बेस दे रहे, लेकिन फिर भी फुली लेवल पे नहीं जा रहे, बहुत थोड़ी सी बातें बता रहे हैं जी। वो कहते हैं जी उमर साहब ठीक है कल बात करेंगे, अभी आपके पास तो नेट है ना, यहाँ पे लोगों के पास नेट नहीं है भाई, वो कार जाके देखेंगे। तो ये आपने पढ़ेंगे कल, सिर्फ ये रह गया है फोरकास्टिंग की के मेथड्स, क्वालिटेटिव और दूसरे कौन से, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव वाले स्टैट्स के चैप्टर में है, ये स्टैट्स के चैप्टर में है। तो क्वालिटेटिव हम पढ़ लेंगे, क्वांटिटेटिव बता दूंगा लेकिन न्यूमेरिकल नहीं पढ़ेंगे उसके। न्यूमेरिकल हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे, स्टैट्स का एक चैप्टर है, चैप्टर 10। चलो बस, ओके फिर, अल्लाह हाफिज। किस डेट को है टेस्ट, सैटरडे को है जी। अगर ऑफ हुआ, कॉलेज ने ऑफ किया तो टूर की वजह से, तो फिर फ्राइडे को होगा। हाँ जी, सिलेबस उसका है बजटिंग प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बजटिंग प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, अल्लाह हाफिज। किसका, वो नेट से ले लेना, आई कैप की वेबसाइट पर है सोल्यूशन जी, पूछ लें अभी।
ओके